जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने कंजंक्शंस किया था, जिसमें मैंने आपको कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट की बताई थी। और अब हम करेंगे कंजंक्शंस ऑफ रीजन। कौन कौन सी होती है कंजंक्शन ऑफ रीजन? सो आप तीन मेजर करते हो, देखो, सिंस, एज और बिकॉज। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है एग्जाम में, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू। सो ये प्रपोजिशन है, दिस इज नॉट अ कंजंक्शन। और आपको पकड़ना कैसे? ऑब्वियसली प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, राइट? अगर कंजंक्शन होगी तो दोनों तरफ क्लॉज होंगे, सिंपल सी बात है, पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या एग्जांपल दे सकते हो? He couldn't attend the class as he was ill। देखिए, as उसका कारण क्या था, रीजन क्या था क्लास ना अटेंड करने का? वो बीमार था, ठीक है। एज, अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, दोनों तरफ क्लॉज आ गया तो ये कंजंक्शन। he couldn't he couldn't attend the class because he was ill। देख लो, because he was ill। ये देख लो, सिंस ही वॉज टायर्ड ही कुडंट रन। क्योंकि वो टायर्ड था, वो भाग नहीं पाया। रीजन उसका ना भाग पाने का रीजन क्या था? वो टायर्ड था। तो ये तीनों कंजंक्शन ऑफ रीजन है, रीजन देती हैं। और ये प्रेपोजिशन है। ऑब्वियसली जब अब एग्जाम में वो कंफ्यूज करना है तो वो ये दे देंगे आपको, पर याद रखना अगर ये देंगे तो बिकॉज दीज आर कंजंक्शन, सॉरी, प्रेपोजिशंस, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? इसके बाद हमेशा क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, तो पकड़ना बड़ा इजी हो जाता है। बट अगर कंजंक्शन होगी तो यहाँ भी क्लॉज होगा, यहाँ भी क्लॉज होगा। क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ती है वो कंजंक्शन होती है। यही एरर डाल सकते हैं और वो कोई डाल नहीं सकते। नेक्स्ट कंजंक्शन जो हमने करनी पर्पस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्पस की कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं? और देखो, ये सो दैट पर्पस कंफ्यूज करते हैं सो से। याद रखना, सो हमेशा रिजल्ट के लिए होती है। सो रिजल्ट के लिए, सो दैट होती है पर्पस। एग्जांपल दे सकते हो? चलो अब देख लीजिए। जैसे देखो, ही वर्कड हार्ड सो या सो दैट ही सक्सीडेड? बेटा देखो, उसने मेहनत की। देखो, उसने मेहनत की। अब क्यों मेहनत की है? ये पर्पस तो नहीं शो कर रहा, रिजल्ट शो कर रहा है। उसने मेहनत की, उसका नतीजा क्या हुआ? वो सक्सेसफुल हो गया। तो यहां पे सो आएगा, सो दैट नहीं आएगा। तो ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में।
ये देखिए, ही ज्वाइन द क्लासेस सो दैट ही कुड इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्किल्स। अब देखो, उसने इंग्लिश क्लासेस सॉरी क्लासेस क्यों ज्वाइन की? ताकि वो अपनी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव कर सके। यहाँ पे सो दैट क्या, तो उसकी क्लास ज्वाइन करने का पर्पस क्या है? ऐसे पूछो क्वेश्चन, उसकी क्लास ज्वाइन करने का पर्पस क्या है? कि अपनी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव कर सके। सो दैट मतलब यहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? पर्पस। सो कई जगह आप ये भी पढ़ोगे, ये प्रपोजिशन है, इन ऑर्डर टू। सो अगेन यहाँ प्रपोजिशन होगी, वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। फिर ये फिर कंजंक्शन नहीं बनेगी। फिर आ जाता ही ज्वाइन द क्लासेस इन ऑर्डर टू इंप्रूव हिज इंग्लिश स्किल्स, बस। फिर क्या आता? ही ज्वाइन द क्लासेस इन ऑर्डर टू इंप्रूव हिज इंग्लिश स्किल्स। फिर ही कुड नहीं आता, क्योंकि इन ऑर्डर टू तो प्रपोजिशन, उसका तो ऑब्जेक्ट आना है, फिर कंजंक्शन नहीं आएगी। इन ऑर्डर टू प्रपोजिशन है, तो कहीं आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ साथ दे दिया। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करने वाला। अगेन स्टूडेंट्स, मैं लास्ट क्लास में बोला था, इनको इनकॉर्पोरेट करो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में। ना सिर्फ आपकी ग्रामर स्किल्स इंप्रूव करेगी, प्लस आपको और बेटर आएगी, कि उसके यूसेज तो मेन वही है। आपको मैंने एरर बता दिया, वही 2-3 तरीके से एरर पूछे जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसमें पूछने का। बट जब आप इनको इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में, तो आपकी वाकई ही रेंज ऑफ ग्रामर का पता चलता है। अब हम करेंगे कंडीशन की। ये तो बचपन से ही कर रहे हो। कंडीशन की कंजंक्शंस कौन सी होती? चलो मैं एग्जांपल्स, ही ये देखो, यहां बताओ मुझे कौन सी कंडीशन की कंजंक्शन है, बताइए। प्रोवाइडेड है, देखो मतलब क्या हुआ इसका? वो सक्सेसफुल हो सकता है, पर कंडीशन क्या है? अगर वो मेहनत करता है, मेहनत करता है, तो प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे कंडीशन की कंजंक्शन है। ठीक है, बाकी देखो दोनों तरफ क्लॉज है, राइट। इफ से कितना, मैंने इफ से आपको पहले ही बताया था, if it rains I shall take an umbrella। अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, याद है। और ये मैंने आपको ये बताया था, रिमेंबर करो कि जो कंडीशन वाला क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, उससे अगला वाला सिंपल फ्यूचर में आएगा। ये भी याद रखना, दोनों चीजें साथ साथ याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैंने बताया टेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल फ्यूचर में, कहीं भी मैंने बताया होगा, डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्लॉज देखो, कंडीशन क्लॉज वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट में, उसका अगला वाला क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर। ऐसे ही ये आपको एग्जांपल है, आप इससे ही बना सकते हो। सपोजिंग इन केस अनलेस, अनलेस में याद रखना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में नेगेटिव होता है, इसे नॉट नहीं लगना चाहिए। मैं अनलेस का एग्जांपल करा ही देता हूं, ये देखो।
अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट सक्सीड, जब तक कि वो, अब इसी में मतलब क्या हो इसका, देखो यहां मैं नॉट नॉट नहीं लगा सकता इस क्लॉज में, क्योंकि अनलेस वाले में अपने नेगेटिव, तो मैं ये नहीं कह सकता अनलेस ही डजंट वर्क हार्ड ही वोंट सक्सीड, वो गलत हो जाए, क्योंकि अनलेस में अपने आप में एक नेगेटिव कोनोटेशन होती है, ठीक है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट सक्सीड, इसमें अगला जो क्लॉज है उसमें नॉट आ सकता है, पर इस अनलेस के साथ वाले क्लॉज में नॉट नहीं आ सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चन ये डाला गया है, अपना ध्यान रखो। सो अनलेस ऐसे मैंने आपको बोला मैथमेटिकली थोड़ा सा लिख लिया करो ताकि तुम्हें वो हो जाए, यानी इसके साथ ये नहीं बैठता, क्योंकि अनलेस में ही इनग्रेन्ड है इसके अंदर ही इसका नेगेटिव मीनिंग, तो उसके साथ नॉट नहीं लगाना। किस में नहीं लगाना, जिस क्लॉज में अनलेस है, उससे अगले सक्सीडिंग सब्सिक्वेंट क्लॉज में आ सकता है, बट अनलेस वाले के साथ नहीं आएगा नॉट। अच्छा, पेपर की एक और फेवरेट है लिस्ट, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो लिस्ट, जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ इसका, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। नहीं तो देखो इसमें भी नहीं तो ऑलरेडी नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां रखना, इसके साथ एक ही मोडाल रख सकता है, वो है शुड। बस, ना मे लगे ना माइट लगे वुड लगे, कुछ नहीं लगेगा। पेपर में कोई ना कोई और मोडाल देके आपको दे देते होते हैं, याद रखना इसके साथ एक ही मोडाल लगता है जो है शुड, और इसके साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आता, यानी नॉट कभी नहीं, क्या ऑलरेडी ये नेगेटिव है। इसके साथ नेगेटिव नहीं आता क्योंकि इसमें भी नेगेटिव कोनोटेशन ही है इनडायरेक्टली बीच में, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि लेस के साथ सिर्फ एक मोडाल लगता है जो है शुड, और कोई मोडाल नहीं लगेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, वरना तुम सक्सीड नहीं कर सकते। तेज भागो वरना तुम रेस पूरी नहीं कर पाओगे। देखो सारे एग्जांपल है। कुछ चीजें मैंने एग्जाम वाली जो आती हैं वो भी मैं तुमको अलग से ऐसे करा रहा हूं क्लब करके। देखिए जैसे अक्सर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज लाइक। याद रखना लाइक जो है वो प्रेपोजिशन है, एज कंजंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यानी क्या मतलब हुआ, देखो ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक एन इंग्लिश मैन। देखो ये देखो ही स्पीक्स इंग्लिश एज आई डू। अब देखिए लाइक क्योंकि ये preposition it is being followed by a object, अब ये एज कंजंक्शन है तो इधर भी क्लॉज इधर भी क्लॉज कंजंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है फिर, लाइक ये एडजेक्टिव है, लाइक इज एडजेक्टिव, लाइक इज preposition, एज इज अ कंजंक्शन। No other is always followed by than
नथिंग एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नो अदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन, नथिंग एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट. इट्स नथिंग एल्स बट हिपोक्रेसी. क्या मतलब हुआ? हिपोक्रेट कौन होता है? जैसे कि मैं बोलूं ये मत करो वो मत करो, मैं खुद वो करूं. वही होता है ना हिपोक्रेट. ये कुछ भी नहीं है बट क्या है? हिपोक्रेसी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके साथ सिर्फ बट आता है. कई बार दैन लगा के दे देते हैं और नो अदर के साथ हमेशा दैन आएगा. और एक ये भी देख ही लो, ये भी आप अक्सर यूज करते हो एज सुन एज. इसके साथ दैन कभी नहीं आता. एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जितनी जल्दी हो सकता है. जैसे कि as soon as he entered the room the members started watching the news. जैसे ही वो कमरे में घुसा मेंबर्स न्यूज देखने लग गए, खाना बनाने लग गए, डांस करने लगे, जो मर्जी करो. बेसिकली इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे दैन नहीं आ सकता. यानी कि अगर पेपर में आ जाता है as soon as he entered the room then the members started, तो वो गलत हो जाता. इसके साथ कभी भी दैन नहीं आता. अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, पैरेललिज्म. स्टूडेंट्स पैरेललिज्म पार्ट किसका है? कंजंक्शंस का. पैरेललिज्म कुछ भी नहीं है. पैरेललिज्म मतलब है कि ये जो कंजंक्शन है, सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉट. ये आपने ध्यान रखना है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए इनके साथ. मतलब क्या है? अगर नाउन है तो नाउन, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, क्लॉज है तो क्लॉज. सिंपल. मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका. बस ये है पैरेललिज्म का. और नॉट ओनली बट ऑल्सो कहां लगती है? ना कि ये बस ये, बट ये भी. जब भी आपने ये बताना है मुझे दो चीजें बतानी है इन एडिशन टू. जैसे बिसाइड्स होती है, ना कि ये भी.
ये एक एग्जांपल देखिए, ही नॉट ओनली ईट्स कैबेज बट आल्सो केल। मैंने वो ऐसे सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये रही कंजंक्शन। अब आपने इसके इमीडिएट साइड की तरफ देखना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो है वर्ब, ये है नाउन, और यहां पे ये है नाउन। ये सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ही ईट्स नॉट ओनली कैबेज बट ऑल्सो केल। देखो अब क्या हुआ है, मैं ईट्स अगर यहां ले गया तो नॉट ओनली के साथ नाउन, बट ऑल्सो के साथ भी नाउन। ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत, ये है पैरेललिज्म और कुछ भी नहीं। ही ईट्स नॉट ओनली कैबेज बट ऑल्सो केल, सेम पार्ट ऑफ स्पीच रहना चाहिए बस, ये है पैरेललिज्म। सो मोटा मोटा हम सारा कर चुके हैं कंजंक्शन में, इससे आप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस अब हम शुरू करेंगे। क्या होता है प्रेपोजिशन? देखो इसको अगर ब्रेक करो आप, इसका मतलब प्री पोजिशन, ये रिलेशन बताती है। जैसे कि देखो, ये देखो जरा, ही फेल ऑफ द स्टेयर्स। अब देखो यहां प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, स्टेयर्स, और ये फेल, बता रही कि रिलेशन ऐसे। ये देखिए, इसमें बताइए मुझे जरा। फॉन्ट क्या है, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन नाउन, नाउन का एडजेक्टिव। ये देखो जरा, नीरज इज इन द किचन, यहां प्रेपोजिशन क्या है, इन। ये किचन क्या है, नाउन। नीरज क्या है, नाउन, नाउन का नाउन रिलेशन। बट ये हमेशा याद रखना, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हमेशा ऑब्जेक्ट ही है।
तो सबसे पहले हम करने वाले हैं दैट इज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, वक्त की प्रपोजिशंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप बचपन से पढ़ रहे हो, एट इन ऑन। आर दी सेम और समथिंग डिफरेंट? देखिए, एट होगा हमेशा एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम। इन होगा रेंज ऑफ टाइम, और जो ऑन होगा ना डेज एंड डेट्स पे लगेगा, डेज एंड डेट्स। पहले तो ये नोट करो, एट फॉर एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, इन रेंज ऑफ टाइम, एंड ऑन लगेगा डेज एंड डेट्स के ऊपर। लिख लिया? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे ही कॉल्ड मी एट 9 PM। अब देखो एग्जैक्ट टाइम है 9 बजे उसने मुझे कॉल किया। आई विल कॉल यू इन एन आवर। मैं तुझे घंटे के अंदर अंदर कॉल करूंगा। घंटे में हो सकता है मैं 15 मिनट में कर दूं, हो सकता है 20 मिनट में कर दूं, हो सकता है 55 मिनट्स में करूं। रेंज दे दी मैंने आपको सिर्फ। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इन होता है लॉन्ग टाइम, लंबा समय, छोटा समय लंबा समय, डेज और डेट्स। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। आई विल कॉल यू ऑन मंडे। तो डेज एंड डेट्स के लिए लगता है ऑन। इसमें आवर में जैसे मिनट्स आ गए, जैसे इन 20 मिनट्स और ये वो ऐसे लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आई 20 मिनट्स तो हो नहीं सकता ना। हैं रेंज टाइम। हाँ, टाइम। अब कुछ चीजें देख लो। एट के साथ अक्सर आप डॉन, डस्क, अच्छा मिडनाइट, नून, क्योंकि नून भी तो 12 बजे होता है ना, मिडनाइट रात को 12 बजे होती है। ये फिक्स टाइम्स हैं। ट्वाइलाइट, इनके साथ एट आता है। अब इन मैंने आपको बताया लंबे, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, सब महीना आएगा। इनका ये देख लो, ये आपने जरूर सुना होगा, इन द 90s, इन द 90s सुना है ना ये फ्रेज, इन द 90s के गाने। इन द 90s मुंबई में काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। अच्छा ये भी आपने सुना होगा, इन द 21st सेंचुरी। ये कुछ फ्रेजेस हैं इसमें लगने लगना। इनके साथ साथ एक चीजें आपने कहीं ये पढ़ी होंगी, ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम। एनी आइडिया? देखो ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्ट सही टाइम पे आ जाओ। इन टाइम का मतलब मैंने आपको रेंज दे दी। इन गुड टाइम मतलब जब मर्जी आओ।
तुम्हारी मर्जी है, अपनी कन्वीनियंस पे। क्लास में यू शुड बी, जब तुमने फ्लाइट लेनी है जहाज की तो इन टाइम में होना चाहिए ना तुम। तो एयरपोर्ट पे कहते हैं जब आप टिकट लेते हो 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंच जाओ भाई। फ्लाइट तो अभी 12 बजे उड़नी है, तो आपको कितने बजे पहुंचना, 8-9 बजे, क्योंकि रश वगैरह होता है। तो यू हैव टू बी इन टाइम, रेंज दे दिया आपको। आप कभी जाएंगे तो अब जरूर देखना, आपको क्या 3 घंटे पहले पहुंच जाना। अभी तो प्लेन उड़ा नहीं है, पर फर्क है कि नहीं, अभी तो प्लेन उड़ा नहीं है, तो आपको कहेंगे प्लीज बी इन टाइम। ऑन टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। ये गुड टाइम, जैसे कि आप हमारे इंडिया में लोग शादियों पे जाते हैं, फंक्शंस पे, कार्ड पे कितने बजे लिखा होता है, 7 बजे। कोई आज तक गया 7 बजे? 8, 8:30 आराम, जब आपको कन्वीनियंट है। कोई आपके सिर पे गन्नी रखी हुई कि तो पहुंचना है पहुंचना है। ये फ्रेजेस का ये मतलब, ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम। इट्स, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर द डे। हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। आप प्लीज को रिवाइज कर लेना। प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगेन, इसके बिना आप एग्जाम तो क्या, आप इंग्लिश सही लिख और पढ़ भी नहीं सकते हो। आप जब राइटिंग करते हो इंग्लिश की, तब भी आपको प्रेपोजिशन के बिना कैसे सेंटेंस बना सकते हो, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। अगेन, जब आप बोलते हो बिना प्रेपोजिशन के सेंटेंस की सेंस ही नहीं बनती है। सो प्रेपोजिशन वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में तो आपको चलो एरर बेस्ड क्वेश्चन आ ही सकते हैं, और सीडीएस में तो आपको अलग से 10 क्वेश्चन आते हैं प्रेपोजिशन बेस्ड, अलग से ही पार्ट है इसमें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।